हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले कुछ समय से हमारे भारत देश ने काफी उन्नति की है और आशा करता हूं हमारा देश इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। हमारे देश में कई प्रतिभाएं हैं, आवश्यकता है उन सभी प्रतिभाओं को पहचानने की। जिस प्रकार से जौहरी हीरे को तराशता है, ठीक उसी प्रकार से आज आप सभी को हम जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने जौहरी की तरह अपने आप को पहचाना। न केवल उन्होंने अपना मनपसंद करियर चुना उनके जीवन में, बल्कि अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विनीता राज जी मैडम की, जिन्होंने सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया। तो आइए दोस्तों, उन्हीं से हम जानते हैं कैसे वो सफल हुए। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं विनीता राज जी मैडम का। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैम, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करने का विचार कब और कैसे आया? मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करने का विचार कैसे आया, ये तो एक बहुत रोमांचक सा वाकया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की हवा सी चल पड़ी है। तो ये कुछ हवा का दौर नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। एक छुपा हुआ सा मौका था। मैं ये नहीं कहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे खून में है, नो डाउट। मैं एक सिंधी कम्युनिटी से आती हूँ और मेरा शादी से पहले मैं एक सिंधी परिवार को बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी एक तमिल परिवार में हुई है। मैंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत IIM इंदौर से की थी और उसके बाद मैं नारसी मुंजी मुंबई में भी रही। जब एक दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर चुकते हैं तो एक सोच आपकी बंध जाती है, उस तरीके से आप काम करने लगते हैं। पर शादी के बाद एक तमिल परिवार में जाना, और चूंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और उनकी इनिशियल ईयर्स में जो उनकी पोस्टिंग शुरुआती सालों में हुई वो हिली एरियाज में हुई तमिलनाडु के। वो स्टेट गवर्नमेंट से डॉक्टर हैं वहाँ। तो अब जब उन पहाड़ी इलाकों में मैं रहने लगी तो वहाँ जो सबसे नियरेस्ट, सबसे समीपस्थ जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था जहाँ जाके मैं कुछ काम कर सकती थी अपना शुरू, वो मेरे घर से 52 किलोमीटर दूर था। तो इट मेक्स इट 104। एक दिन में 104 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में गाड़ी ड्राइव करना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। तब मुझे ये एहसास हुआ कि आज समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जहां औरतों को भी हम शिक्षित करते हैं, लड़कियों को इक्वली शिक्षित करते हैं, उनको रोजगार के भी इक्वल अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो जब एक सोच बंध जाती है एक औरत की कि मुझे काम करना है, मेरी बंधी हुई थी। और मैंने तो 11 साल की उम्र से कमाना शुरू किया। मैंने घर घर कपड़े बेचे हैं अपने बचपन में, उसके कारण अलग रहे। तो ऐसे में 19 साल लगभग मैं कमा चुकी थी। 18 साल शादी से पहले, मेरी शादी 29 साल की एज में हुई, उम्र में हुई। तो घर बैठना भी मुझे रास नहीं आ रहा था, नौकरी कहीं संभव नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरे जैसी और बहुत सी लड़कियां होंगी जो इस स्थिति से जरूर गुजरती होंगी। शादी हर लड़की की होती है, फैमिली वही आगे बढ़ा सकती हैं, एक बच्चे को वही जन्म दे सकती हैं। तो ऐसे समय में औरत घर बैठे तो क्या उसकी प्रतिभाएं मर जाती? नहीं, प्रतिभा तो है और उन प्रतिभाओं का दोहन करके कुछ कमा नहीं पा रही, ये क्लेश अलग है। तब सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि घर बैठे बैठे ही काम हो जाए, क्योंकि यहाँ घर बैठना मजबूरी हो गई थी। तो कुछ ऐसा किया जाए कि घर बैठे बैठे रोजगार का अवसर मिल जाए। खुद के लिए मिला तो सोचा कि अपनी ही प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी है, फिर कई औरों की सॉल्व करें। आप ही कंपनी अलग प्रकार की है, इसमें सारे फीमेल वर्कर्स हैं, या यूं कहें कि ये फीमेल सेंटर्ड कंपनी है। ये कंपनी खोलने का कोई विचार कैसे आया? आप ही कंपनी के बारे में शुरुआत से बताइए, क्या किस तरह की कंपनी है?
मुझे जब भी मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करती हूँ तो मुझे एक अजीब सी खुशी होती है गौरव जी, जो मैं आपको बिल्कुल असलियत की बात बताऊँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो स्वरूप है, जो इसका फॉर्मेट है, वो बहुत ही अलग है। मैं इसे क्रांतिकारी कहूँगी, रिवॉल्यूशनरी कहूँगी। ऐसा इसलिए कि जब मैंने आपसे पहले प्रश्न के दौरान बताया कि मुझे लगा कि मैं 18 साल कमा चुकने के बाद घर तो नहीं बैठ सकती, तो मुझे ये भी लगा कि भाई और भी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद उनको या तो फैमिली रीजंस के कारण या डिलीवरी प्रेगनेंसी के कारण या पोस्ट डिलीवरी फेज में, क्योंकि एक माँ ही बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकती है, देखभाल दे सकती है, बच्चा छोटा है, तो जो करियर की एक ट्रेल होती है वो एक औरत के लिए ज्यादा बाधित होती है। मैं इसे बाधा भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये हमारे समाज की एक अच्छी संरचना है। हम हमारी लड़कियों से, औरतों से अगर उम्मीद करते हैं कि वो घर संभालें तो ये अच्छा है, क्योंकि घर औरत ही संभाल सकती है, वो एक मकान को घर बनाती है। तो मुझे लगा कि मकान को घर बनाने की इतनी भारी जिम्मेदारी जो हम महिलाओं पर है, हम उससे कॉम्प्रोमाइज ही क्यों करें। तो घर बैठे रोजगार मुझे उपलब्ध करना था, अपने लिए भी करवाना था, दूसरों के लिए भी करवाने की मुहिम शुरू कर दी थी। कंपनी इस तरीके से हमने वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर शुरू की। हमारी कंपनी मेनली 3 काम करती है। कंपनी का नाम है वर्ल्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक लोकलाइजेशन कंपनी है। लोकलाइजेशन मतलब स्थानीयकरण। हम यहाँ अनुवाद, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन, जिसे आप दुभाषीय की सेवा भी कह सकते हैं, और उसके साथ कस्टमाइज्ड कंटेंट डेवलपमेंट करवाते हैं। कंपनी पिछले 5 साल आज कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो गए हैं, रजिस्टर हुए हो गए हैं। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी हमने 3 साल काम किया। कंपनी जो है वो पूरी तरह इट्स ऑल फीमेल कंपनी। ये दुनिया की पहली ऑल फीमेल लोकलाइजेशन कंपनी है जहां हम एक ही उद्देश्य से काम करते हैं कि हम उन महिलाओं को जो सशक्त हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो कमा सकने का कोई हुनर रखती हैं, जो भाषा से संबद्ध हो, जहां उन्हें एक भाषा का ज्ञान हो बस, और कंप्यूटर चलाना आता हो, ऐसी वो सारी महिलाएं जो दुनिया के हर घर में, दुनिया के किसी ना किसी कोने में मौजूद हैं, उन्हें हम इस नेटवर्क के साथ जोड़ें और उन्हें सही और जेन्युइन, बिल्कुल ठीक अवसर घर पर बैठकर अपने भाषा के ज्ञान से कमाने के दें। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं, जो एक प्रिसाइज समरी है कि वी एम एट प्रोवाइडिंग द जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज टू द फीमेल्स हु आर कैपेबल एंड एफिशिएंट एनफ टू वर्क एंड अर्न बट आर अनेबल टू मूव आउट ऑफ द हाउस। कारण कोई भी हो सकता है उनके घर से बाहर ना निकल पाने का। शादी हुई है, नई नवेली बहू को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। हमारे कल्चरल वैल्यूज हो सकते हैं, मेरे उनसे कोई बैर नहीं है, मैं उनकी सम्मान करती हूँ उन चीजों का। फिर भाई लड़की है, उन्होंने कंसीव कर लिया है, प्रेग्नेंट है, तो बाहर नहीं जा सकती हैं। बच्चा हो गया, बच्चा छोटा है, तो जब 5 साल का हो जाए तो निकलना, तो या कोई इंजरी हो गई है। हमारी कंपनी में आपको जानकर खुशी होगी गौरव जी कि हमारे पास इस तरीके के रिसोर्सेज भी हैं। एक लड़की है जो एक बहुत नामी टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी, बहुत अच्छे पद पर थी, और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। और हर्षिता चतुर्वेदी उनका नाम है। मैं उनका रेफरेंस देना चाहूंगी। और उसके बाद वो चलने फिरने से भी कुछ समय लाचार हो गई। उनका इलाज हुआ, उन्होंने खुद अपना मद्दा स्ट्रांग रखा, अपना मनोबल बनाए रखा, वो उस चीज से बाहर आई, लेकिन बहुत लंबी दूरी तक वो इंडिपेंडेंटली अब चल नहीं सकती। अब ऐसे पर उनकी काम करने की शक्ति अभी भी बनी हुई है। कंप्यूटर पर वो एक जगह बैठकर काम कर सकती हैं। भाषा का उन्हें बहुत बेहतरीन ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों खाली बैठे? आज वो हमसे लगभग 15 से 20 हजार अपने घर पर बैठकर कमाती हैं, और ये बहुत अच्छी बात। पर जब आप एक व्यवस्थित रूप से कंपनी चलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं वो बहुत मुखर होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको अपना आगे का मार्ग आपका प्रशस्त होता जाता है। हमारी ऐसी ही 2 खास योजनाओं के बारे में मैं यहाँ जिक्र करूंगी। मैंने आपसे बताया कि हमने लीगल फ्रेटर्निटी में जो हमारा जो वकीलों का जो फ्रेटर्निटी है, उसमें हमने एक अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। हमारे, जैसे मैंने आपसे बताया कि हर राज्य में अपनी एक अलग भाषा का सिस्टम है, तो
लगभग आज आप इस देश के किसी भी राज्य में जाएं और अगर वकीलों का जो फ्रेटर्निटी है उसे अनुवाद की जरूरत महसूस होती है तो वर्ल्ड डीलर्स एकमात्र कंपनी है या ऐसी कुछ कंपनियों में से एक है जिसका नाम उनके दिमाग में आता है। तो आज हम वो जगह अपनी बना पाए हैं। मैंने इसी चीज के चलते जब मुझे लगा कि हम इस तरीके के अनुवाद सेवाएं दे रहे हैं और लीगल फ्रेटर्निटी को स्पेशली कैटर कर रहे हैं तो मैंने खुद लॉ स्टडीज परस्यू की। मैंने हाल ही में LLB और LLM की डिग्रीज भी ली हैं। तो मैंने ये इन डिग्रीज की अपनी इन स्टडीज के दौरान मैंने पाया कि इंटरनेशनल कोर्ट्स भी जो हैं वो भी अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनके अलग अलग, रवांडा में उसकी एक यूनिट है, हेग में उसकी यूनिट है। तो वहाँ भी दुनिया भर की लगभग 13 से 14 भाषाओं में काम होता है। तो जो हमारी अगली योजना है वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेटर्निटी को अनुवाद के लिए कैटर करना है। दूसरा हमारी योजना है कि हम साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की जो हमारी विंग है उसको बहुत प्रमोट करें। प्रमोट इसलिए करें क्योंकि आज दुनिया बहुत सिकुड़ती जा रही है। हर देश दूसरे देश के साथ एक रैपर डेवलप करना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री जो उनके इतने डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो फॉरेन विजिट्स हैं वहां पर आप देखिए जब जब वो बाहर जाते हैं तो दुभाषीय साथ जाते हैं। और आज वो जा रहे हैं, उनके मंत्री जा रहे हैं, बाहर के मंत्री यहाँ आ रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं। तो इसे मैंने एक दूसरे ढंग से चैनल अप करने की कोशिश की है और मैंने इसका नाम दिया है ग्लोबल लिंगुअल एस्कॉर्टिंग। ग्लोबल लिंगुअल एस्कॉर्टिंग में हम ऐसे दुभाषीय प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आप सिर्फ जिस तरह हम अपना एक टूर पैकेज बुक करते हैं किसी भी देश के लिए, ट्रैवल पैकेज बुक करते हैं या कोई बिजनेस विजिट पैकेज बुक करते हैं, तो वहीं आपका साथ में एक कॉलम होगा कि आपको क्या दुभाषीय की जरूरत है। और अगर वो उसे क्लिक करते हैं, हाँ करते हैं, तो दुभाषिया हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी दुभाषिया जो वहाँ की लोकल रेजिडेंट होंगी, हमारी नेटवर्क का हिस्सा होंगी, जिस भी देश में यहाँ से या कहीं से भी व्यक्ति ट्रेवल करे, और वहाँ वो उनके ऑफिशियल काम की सारी लिंगुअल नीड, सारी भाषा की जरूरतों के लिए दुभाषिया का काम करेंगी। इसके लिए आपको बहुत खुशी होगी कि हमने कॉक्स एंड किंग्स के साथ ऑलरेडी हमारी बात जो है वो शुरू हो गई है और वहाँ के जनरल मैनेजर जो हैं मिस्टर जैन, पंकज जैन, वी आर ऑलरेडी इन टॉकिंग टर्म्स विद हिम एंड सून वी आर गोना लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म जहाँ कॉक्स एंड किंग्स की साइट के थ्रू अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रिप बुक करते हैं तो आपको लिंगुअल एक्सपर्ट जो है वो उपलब्ध उस देश में कराना वर्ल्ड डीलर्स की जिम्मेदारी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मूव होगा हमारे लिए। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट भी है काफी। इससे आप ग्लोबली आप बिल्कुल सही जा रहे हैं बिल्कुल। और ये भी खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि ये ग्लोबली भी फीमेल्स ही कंडक्ट करेंगी। फीमेल्स ही भाषा का रूपांतरण करेंगी, दुभाषीय का काम करेंगी। ये ऑल फीमेल कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है और ये अब बहुत लंबा रास्ता तय करने वाला है। बहुत बढ़िया, देखिए ये आपने बहुत अच्छा कर रखा है कि फीमेल सेंटर्ड है आपका पूरा कंपनी। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इसे कॉम्प्लीमेंट किया और ये मुझे लगता है बहुत जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि एक सेगमेंट दबा हुआ रहा है। ये ठीक बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मैं देश विदेश के आंकड़ों पे अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, मुझे हर दिन इस लाइन में काम करते समय मुझे बहुत सी नई चीजें पता चलती हैं। जापान, जिसे हम टेक्नोलॉजी का बादशाह मानते हैं, उस देश में सिर्फ 10% महिलाएं हैं जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं। सिर्फ 10%। वी आर ब्लेस्ड, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहां महिलाओं के ऊपर रोक टोक नहीं है। सामाजिक बैरियर हो सकते हैं लेकिन उनसे भी हमारा समाज बाहर निकल कर आ रहा है। तो जो एक प्रेस्ड तबका था, दबा हुआ, जो हमारा समाज का हिस्सा है, अगर वो बाहर निकल रहा है तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी विद्या, आपकी कंपनी बहुत अलग कंपनी है। आपकी सोच नहीं है कि आप चाह रहे हैं महिला आगे बढ़ें, और काफ़ी महिलाओं को आपने सशक्त बनाया है। मैं चाहता हूँ दूसरी महिला भी आपसे प्रेरणा लें। आप क्या कहना चाहते बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिरण की नाभि में जो कस्तूरी होती है वो छुपी होती है, हालांकि उसकी खुशबू कुछ दूर तक फैलती है, हम उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो उसके कुंडल में ही बसी हुई है। मुझे लगता है कि हमें इस कस्तूरी को आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से आज बिल्कुल कम्युनिकेशन क्रांति का जमाना है, और मुझे लगता है मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि आप ये समझें कि कुछ समय पहले, कुछ 20-1 साल पहले, मैं दिल्ली की हूँ, मैंने तो अपने बचपन से इसी तरीके का समय देखा है जहां लड़कियां भी बाहर कमाने जाती हैं। पर अगर 20 साल पहले के इंदौर की बात करूं तो समाज की, या दूसरे और कुछ शहरों की, टियर 2 शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहां पैटर्न कुछ ऐसा है था कि पुरुष बाहर कमाने जाता है और महिलाएं घर पर रहती हैं। तो हमारी 50% लगभग 45% पॉपुलेशन जो थी वो घर पर थी, है ना। लेकिन आज समाज चेंज हो गया है, परिवर्तन आ गया है। आज लड़की भी पढ़ाई जा रही है, वो भी आगे बढ़ रही है, उसको भी रोजगार चाहिए, पर समाज उतनी तेजी से बदल नहीं पाया। समाज में एक सोच बदली, लेकिन एक ही पलड़ा उसका बदला, शिक्षा और रोजगार उन्मुख सोच बदली, लेकिन जो सामाजिक जिम्मेदारियां महिलाओं पर हैं, आप कभी भी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पुरुष बाहर से ऑफिस से थक हार के आया है तो वो बाहर से थक हार कर आई महिला के लिए उठे, चाय भी बना दे और मुझसे कह दे खुद आगे बढ़कर कि चलो तुम सब्जी पका रही हो, लाओ मैं काट के दे देता हूँ, है ना। बहुत परिवारों में होता है, अच्छा है, ऐसा माहौल बदल रहा है। मेरा सिर्फ ये सोचना है कि अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है लेकिन दर इतनी धीमी है, तो हम महिलाओं को ओवरबर्डन क्यों करें, हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो भी बाहर जाके ही कमाएं। कम से कम अगर उन्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी है तो फिर काम करने की भी सहूलियत घर पे ही मिल जाए। और ऐसा काम करने वाला जो संसाधन है महिलाओं का, वो लगभग हर घर में मौजूद है आज, पढ़ा लिखा काबिलियत रखता संसाधन, है ना। तो जितनी दूर तक ये बात जाएगी, उस हर घर से हम उस संसाधन तक अपनी रीच पहुंचा पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बात हर घर तक जानी चाहिए कि अब ऐसे मौके हैं जहां बाहर की भाग रोज सुबह गाड़ी पे लोड होकर इधर जाना है उधर जाना है, हमेशा करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे सुनहरे अवसर हैं, क्योंकि हमने ना सिर्फ स्थानीय रूप से, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहुंच बना ली है इस कंपनी के जरिए। और हम आज, आपको खुशी होगी कि सिर्फ देश की नहीं, हम विदेश की महिलाओं को भी रोजगार अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। विद्या, आपको जब आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की, या यूँ कहें कि आपने कंपनी स्टार्ट कर ली, उसके बाद आपको किन विरोधों का सामना करना पड़ा आपके जीवन में? आपने इससे पिछले प्रश्न में ये पूछा मुझसे कि ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। आप जब प्रेरणा देने लायक स्तर पर पहुंचते हैं तो उससे पहले ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि बहुत से ऑब्स्टेकल्स, बहुत से विरोध हैं जिनको कूद कूद के या सामना कर करके आप वहां तक पहुंचते हैं। विरोधों की बात करने से पहले मैं प्रेरणा के स्रोतों की बात जरूर करूंगी, जिनके चलते मुझे इन विरोधों की तरह मैं उन्हें देख ही नहीं पाई। मैं उन्हें सिर्फ एक क्वेश्चन समझती थी और सॉल्यूशन निकाल लेती थी। मेरी आदर्श है किरण मजूमदार जी। जब मैं किरण मजूमदार जी के बारे में पढ़ा, उनको सुना, उन्हें जाना, तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपने घर के गैराज से बायोकॉन कंपनी की शुरुआत की और आज वो 13,570 करोड़ की एक अंपायर चलाती हैं। इंसुलिन इंजेक्शंस बनते हैं उनके यहाँ, दवाइयां बनती हैं, और गोल्डन बर्ड अवार्ड, साइंस का सबसे उच्चतम श्रेणी का अवार्ड उनको मिला है। ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम पर 2 सड़कें हैं। पर ऐसी महिला जब बेवरेज इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, ऐसी महिला जब ब्रूरी इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, जहाँ के मैनेजर एक ऐसी कंपनी के उनके पिता थे, तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने में कोई रोक नहीं लगाई। वो बेंगलोर में रहती थी, साउथ इंडिया में पढ़ने का माहौल अच्छा होता है, हम ऐसा मानते हैं, और ऐसा था भी। तो 1983 की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश की, तो उससे 5-7 साल पहले उन्हें पढ़ने की पूरी आज़ादी दी गई। लेकिन अपनी बीएससी कर चुकने के बाद और जब वो ऑस्ट्रेलिया ब्रूरी मैनेजमेंट पढ़ने गई, तो उन्होंने देखा कि 14 स्टूडेंट्स थे उनकी क्लास में, उसमें वो इकलौती महिला थी।
ओके। क्यों? क्योंकि शराब या ब्रूरी जैसी इंडस्ट्री में जी। हम अमूमन औरतों का आना मना है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब ऐसे ही जब वो वहां से पढ़कर, चलो 2 साल उन्होंने अपना कोर्स किया, वो इंडिया वापस आई और उन्होंने अपने पिताजी से कहा, नाउ आई एम रेडी विद माय स्किल इन ब्रूरी इंडस्ट्री, आप मुझे नौकरी दिलवाइए। ठीक है। तो उन्होंने कहा, हाँ, कोई भी साइंस रिलेटेड इंडस्ट्री में नौकरी ढूंढो। कर लो आप। उन्होंने कहा, कहीं क्यों ढूंढो, मुझे आप ही की कंपनी में नौकरी दीजिए। ओके, वेरी गुड। मैं आप ही का कंपनी जैसा कोर्स सीख कर आई हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, नहीं, ब्रूरी, लिकर, शराब, ओके, इस इंडस्ट्री में तुम कैसे आ सकती हो? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहला विरोधाभास है, जी। जिसका किरण मजूमदार जी को तब, जी। मुझे अब, और शायद मेरे आने वाली, मेरे बाद की नस्लें भी जो होंगी, ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं जो होंगी, जी। उन्हें शायद ये देखना पड़े कि सबसे पहला विरोधाभास आता है लिंग भेद। जी, बिल्कुल। हमारा समाज ये स्वीकार करता नहीं, कुछ प्रतिशत समाज ये स्वीकार करना ही नहीं चाहता बिल्कुल। कि महिला आगे बढ़े। कुछ प्रतिशत समाज स्वीकार करना चाहता है, उसकी सोच लिबरल है औरतों को लेकर, लेकिन बाकी कुछ प्रतिशत के प्रेशर के कारण स्वीकार नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला ये विरोधाभास है, पर बिल्कुल। इसका सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मुझे नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मुझसे हमारी कंपनी के साथ जुड़ने वाली जो और महिलाएं हैं, उनके केस में मुझे ये जो लिंग का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा भारी मालूम होता है। और इसलिए कंपनी के शुरुआती दौर में हमें महिलाओं को लाकर जोड़ना एक सरदर्द बन गया था। हम उनको कॉन्सेप्ट समझाते थे तो भी नहीं, लड़की ये नहीं करेगी, बाहर नहीं। तभी हमें इस मॉडल को बिल्कुल टोटली घर सेंट्रिक बनाना पड़ा। तो एक जो लिंग का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज मुझे यह है कि इससे लिंग का जो पारिवारिक प्रेशर तो मुझे नहीं झेलना पड़ा। मैं बहुत इस मामले में खुशनसीब रही कि मेरी माताजी, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, वो बहुत ही पढ़ी लिखी और खुली सोच की महिला होने के कारण उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनसे भी ज्यादा बढ़कर सपोर्ट बताना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड जो कि एक डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, मुझे याद है कि जब मैं घर में जिस दौर में थी, तब उन्होंने मुझे एक बार एंटरप्रेन्योर नाम की एक मैगजीन लाकर दी। ये शायद टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और वहां वॉरेन बफेट की फोटो थी उस मैगजीन के कवर पेज पर। तो उन्होंने मुझे सामने लाकर वो मैगजीन मेरे सामने रखी और उन्होंने कहा कि तुम IIM छूकर आई हो, तुम नरसी मुंजी छूकर आई हो, उससे ज्यादा तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, तो उस तरीके की कुवत तुम में है। और 2 साल से तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे सभी जो बल है तुम्हारे अंदर, जितने तरीके के गुण हैं, उनका मुझे आभास हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें अपना एक एंटरप्राइज ही स्टार्ट करना चाहिए। ये आइडिया उन्होंने ही मुझे दिया था। और उन्होंने कहा कि एक दिन मैं ऐसी एक मैगजीन के कवर पेज पे तुम्हारी फोटो देखना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 5 सालों में उन्हें वो कर दिखा दिया। ऐसी ही एक मैगजीन के कवर पेज पर हमारा जिक्र है। तो पहला भेद जो है लिंग का भेद आता है, लेकिन लिंग का भेद मुझे पारिवारिक रूप से नहीं झेलना पड़ा, लेकिन व्यावसायिक रूप से काफी झेलना पड़ा। जब मैं बैंक में प्रपोजल लेकर जाती थी कि मुझे लोन चाहिए, मेरी इस तरीके की लोकलाइजेशन कंपनी है, गौरव जी आप हैरान होंगे जानकर, मुझे बैंक मैनेजर को पहले लोकलाइजेशन होता क्या है ये समझाना पड़ता था। बैंक मैनेजर मुझे इस तरीके से देखते थे, कौन सी कंपनी है आपकी? तो मुझे समझाना पड़ता था, सर लोकलाइजेशन, हम ना इसमें अनुवाद कराते हैं, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन कराते हैं। ये कैसा काम है? और इससे आप हम आपको पैसा दें, आप रिटर्न भी कर पाएंगे? मैंने कहा सर आप देंगे तभी मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो शुरुआती दौर में वो पैसा इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो शुरुआत के 2 साल में आप यकीन जाने, मैंने जगह जगह काम करके पैसा बचाया और उस पैसे से धीरे धीरे इन्वेस्ट करके कंपनी को और आगे बढ़ाया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि देश विदेश की लगभग 173 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे साथ काम करती हैं असाइनमेंट बेसिस पे। और लगभग 50 से 60 महिलाओं को हम हर महीने रोजगार का अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसमें मिनिमम पे आउट 10 से 12 हजार होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हम कर पा रहे हैं। तो दूसरा जो मैंने आपको जो पहली तकलीफ बताई वो ये थी कि आप महिला हैं, बिल्कुल, तो आप पर विश्वास ही नहीं करते। अच्छा, पहली बात, उन्हें ये टर्म नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन ये आता था, मैडम एज अ लेडी आप ये थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा आपको? आप
कर पाएंगी? तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि किस प्रकार का डिफरेंस है। दो हाथ मेरे भी हैं, दो हाथ आपके भी हैं, बल्कि एक शब्द है जो मुझे पता है आपको पता ही नहीं है ना। और मैं ये सब काम इतने सालों से कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, लोगों को भी कमवा रही हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे। दूसरा, आप मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि मैं एक महिला। बिल्कुल। इसमें थोड़ी मैं एक कॉमेडी हास्यास्पद वाक्य आपको और सुनाना चाहूंगी कि इसे मैं बाधा तो नहीं कहूंगी, लेकिन जब मैं दूसरी बाधा ही है कि सामाजिक हमारी सोच बदलना थोड़ा मुश्किल है। मेरी माताजी को कभी मेरी क्षमताओं पर शक नहीं था। उन्होंने बहुत खुले सोच का वो इंसान है और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का हर संभव मौका दिया, लेकिन एक सोच है कि नौकरी कर लो, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा तुम्हें किसी कंपनी में, वो सबसे अच्छा है। अब जिस दिन मैंने ये उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड राज ने मुझे मम्मी मोटिवेट किया है और मैं भी चाहती हूँ कि इस तरीके की मैं एक एंटरप्राइज लगाऊं, एक कंपनी खोलूं, तो आप यकीन जाने उस दौरान मैं अपने मायके आई हुई थी किसी कारण से। तो रोज रात को डिनर टेबल पर मेरी मम्मी, मैं खाना खा रही होती थी और वो मेरे सामने ऐसे आकर बैठ जाती थी और वो मुझे सिर्फ देखती रहती थी। अब एक दिन हो गया, मुझे लगा शायद कुछ परेशान है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे 5वें दिन के बाद ना मुझे बड़ा, क्योंकि वही समय होता था मैं उनसे मिलती थी, मुझे बड़ा ऑड लगा। मैंने कहा मधु जी, प्यार से मैं उन्हें मधु जी बुलाती हूँ, मैंने कहा मधु जी क्या प्रॉब्लम हो गई, आप ऐसे क्यों, मैं खाना खाने बैठती हूँ सामने आके बैठ जाती हूँ। एंड शी टोल्ड मी, आई थिंक गीतू यू नीड अ साइकेट्रिस्ट। तुम्हें ना बेटा, मुझे लगता है डॉक्टर की जरूरत है। मैंने कहा अच्छा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, ऐसे अवसर छोड़ के, IIM NM का प्रोफाइल छोड़ के तुमको ट्रांसलेशन खेलना है। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि इस सोच से लड़ना बहुत मुश्किल है। उस सोच से लड़ी मैंने उन्हें काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए ये एक काम है जो आगे आने वाले समय में, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है, इंटरनेट का एरा है। आज चीन हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रहा है, जापान हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली इन लोगों को हिंदी नहीं आती और हमारे यहाँ की बहुत मेजर पॉपुलेशन को इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल। आप अगर इस बिजनेस का स्कोप मैं आपको समझाऊं गौरव जी, तो हमारा देश है जहां 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से बोली जाती हैं। बिल्कुल। हर स्टेट को ये स्वतंत्रता है, राज्य को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी भाषा में काम कर सकता है। वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, वहाँ के जो वकील हैं, वहाँ की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वो अपनी ही भाषा में काम करती है। सही कह रहे हैं आप। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होने की स्थिति में कन्नड़ और एक हिंदी भाषी स्टेट, मध्य प्रदेश की एक पार्टी और कन्नड़ पार्टी का अगर डिस्प्यूट होता है, तो कन्नड़ वाला अपनी भाषा में ड्राफ्टिंग लिखता है और हिंदी वाला तो पहले उसे समझ पाए कि ये जलेबी उल्टी है कि सीधी है, ये बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ऐसे इंटरस्टेट, हाँ ऐसा हो रहा है, और ऐसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के केसेस में वकीलों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि एक ऐसी एजेंसी मिल जाए सुलभ रूप से जो हमें इसे ट्रांसलेट करके एक सर्टिफाइड कॉपी दे दे, क्योंकि वहां कोर्ट में यही मान्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा मम्मी, हम तो स्वर्ण के ढेर पर बैठे हैं, हम सिर्फ ये है कि नीचे देख नहीं रहे हैं। आप विश्वास करें, ये कंपनी बहुत काम करेगी। और ये जो दूसरा जो ऑब्स्टेकल था कि उनकी ये जो नौकरी वाली सोच कि नौकरी से एंटरप्रेन्योरशिप तक वो मुझे कूदने दे नहीं रही थी, तो उन्हें जो समझाने वाली हिंड्रेंस थी वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। सो फाइनेंशियल ब्लॉकेज, जहां मुझे फाइनेंशियल एजेंसीज को समझाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा, वो, और एक जो ये सोच होती है कि नौकरी कर लो वो सबसे अच्छा है, महीने में आपको 60-70-80 हजार मिल जाएंगे, बस उससे ज्यादा सोचो ही मत, आराम का जीवन। तो वो बड़ी मुश्किल सोच लगी। ये जब हमें बहुत बड़े बताया, दोनों रीजंस आपके बहुत वैलिड हैं आपके, लेकिन आप दोनों रीजंस को आपने पार कर लिया, ये आपकी मेहनत का फल है। ये मेरा सौभाग्य भी है। आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करनी पड़ी? मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए फाइनेंशियल एजेंसीज के मैनेजर्स को, बैंक मैनेजर्स को कन्विंस कर पाना कि इस तरीके की कंपनी है और आप इसे पैसा दें। तो बहुत मायूसियत होती है मुझे बताते हुए कि आई कुड नॉट कन्विंस एनी वन ऑफ देम। मैं उनमें से किसी को ये बात नहीं समझा पाई। माँ को शायद समझा पाई क्योंकि वो घर में थी, दिन रात बात करते करते समझा देती थी,
लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज को मैं नहीं समझा पाई, बैंक मैनेजर्स को मैं नहीं समझा पाई, क्योंकि उन्हें इस तरीके की किसी कंपनी में और एक महिला के कुछ दिखाने की बात में विश्वास नहीं था। तो शुरुआती दौर में ये हमारा थोड़ा भाग्य अच्छा रहा कि हमें बहुत बड़े बड़े लीगल केसेस असाइनमेंट्स हमें मिले जहां हमारा मार्जिन बहुत हैवी रहा। मैंने आपसे ये भी जिक्र किया कि कुछ समय मैंने बकायदा इस चीज से बैक फ्रंट लेकर नौकरी भी की। नौकरी के साथ साथ मैं इवनिंग आवर्स में इस बिजनेस को चलाती थी और मैंने वहां से भी अपना पैसा इकट्ठा किया। लेकिन जो मेरी ये टाइनी सेविंग थी, बहुत छोटी सी सेविंग इस तरीके से मुझे हुई, उन 3-4 लैंडमार्क केसेस, मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं कर सकती ऑफिशियल रीजंस के कारण, लेकिन उन केसेस के कारण और एक और अच्छा मौका हमें इस दौरान मिल गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स इंदौर में आजकल हर स्टेट में इस तरीके के समिट्स होते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में ऐसे समिट्स हुए, तो वहां हमें अपनी सर्विसेज सेवाएं देने का मौका मिल गया। तो ये जो 3-4 बड़े इंटरनेशनल असाइनमेंट थे, इसी 5 साल के दौरान हमारी कंपनी ने पिछले साल रांची में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टर समिट जो हुआ है, महेंद्र धोनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो इवांका ट्रंप जहां आई, हमने वहां भी शिरकत की। तो इस तरीके के जो समिट्स हैं वहां से भी हमें काम मिलता गया और अच्छा पैसा हमें मिला सरकार की तरफ से इन असाइनमेंट्स की वजह से। तो बस कंपनी चल निकली, क्योंकि इनिशियल दौर पे हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। मैंने पहला असाइनमेंट जो करना शुरू किया था, मुझे याद है, उस छोटे से लैपटॉप से किया था जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे अपनी स्टडीज के लिए लिया था, कॉलेज के जस्ट बाद। और उसी और घर ही घर में जो 1-2 लैपटॉप हुए, बस हमने उससे शुरुआत करते गए। कंपनी ऑनलाइन मोड पे काम करती है, तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी। मेरी शुरुआती डिमांड भी बैंक मैनेजर से कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी, पर ये असाइनमेंट्स हमें काम कर गए और कंपनी चल निकली। आज हम वो टर्न अराउंड मनी प्रोड्यूस कर पाते हैं जिसके साथ इतने घरों में इतनी लड़कियां कमा पाती हैं। उनमें से कुछ घर, वी आर ब्लेस्ड एनफ टू से, ऑनर्ड टू से, कि बहुत घरों के चूल्हे आज इस कंपनी से चल रहे हैं। एकदम बेस्ट बात है ये, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत से कई लोगों को रोजगार मिलता है। आप आज भी स्टडी कर रहे हैं क्या आज? जी बिल्कुल। अपनी तमाम डिग्रीज ले लेने के बाद, मैंने अभी आपसे जैसा जिक्र किया, अपनी कंपनी की जरूरतों को देखते हुए मुझे लगा कि जब हम लीगल फ्रेटर्निटी को सर्व कर रहे हैं तो क्यों ना मुझे लॉ का ज्ञान खुद हो। मैंने एलएलबी किया, मैंने एलएलएम किया और मैंने जीवन पर्यंत पढ़ने का निश्चय ले रखा है। दृढ़ संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। और मैंने अपनी बेटी को ये बताया है कि जिस दिन तुम कॉलेज जाओगी तो कॉलेज में अपनी साथ नहीं तो अपनी पीछे वाली सीट, या हो सकता है तुमसे आगे वाली सीट पे तुम अपनी माँ को भी पाओगे। और मैंने उसके साथ अभी अपनी एलएलएम कंप्लीट करने के बाद मैंने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है और अब मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं जिंदगी भर पढ़ने वाली हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल जो स्टडी करते रहते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है ये कि हमेशा पढ़ते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चिराग है, आपको जितना ज्ञान है आप उतने नए रास्ते खोज सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपने रास्ते बहुत आगे अनंत तक खोल चुकी हूँ और वहां तक हमेशा चलती रहने वाली। बहुत बढ़िया। और मुझे पूरी खुशी होगी कि हमारी ट्रांसलेटर्स भी जो हैं वो भी इस मुहिम में जुड़े। यहाँ मैं एक और बात जरूर ऐड करना चाहूंगी जो कि हमारी कंपनी की एक बहुत खास बात है। हमने हमारी ट्रांसलेटर्स के लिए एक स्कीम अभी बिल्कुल हाल ही में शुरू की है, क्योंकि अब आगामी इग्नू का सत्र शुरू होने वाला है। हम हमारी ऐसी ट्रांसलेटर्स जिनके पास डिप्लोमा अभी नहीं है ट्रांसलेशन का, क्योंकि उन्हें रिक्रूट करने का एक बहुत अलग तरीका होता है, क्योंकि पढ़ाई का जिक्र आया तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। हम हमारी ट्रांसलेटर्स को ट्रांसलेशन में डिप्लोमा करने के लिए इग्नू जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके साथ रजिस्टर करवाने और उनकी इस डिप्लोमा की आधी फीस जो है उसका खर्चा जो है वो वर्ल्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड वहन करेगी। इस स्कीम पे हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अब जो हमारे साथ ट्रांसलेटर्स जुड़ी हुई हैं पहले से या जो अब जुड़ रही हैं उनके लिए हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं, और ऐसी जिनके पास ये डिप्लोमा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जो व्यक्ति पढ़ना चाह रहे हैं उनके आप और भी हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात। दोस्तों, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
विद्या मैम, आपकी सफलता में आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया है? मैं गौरव जी बहुत भाग्यशाली रही अपने परिवार के मामले में, मायके भी और ससुराल भी। ओके। मैं कई बार ये अमूमन बोलती हुई देखी जा सकती हूँ कि मैंने ज़रूर पिछले जन्म में मोती दान किए हैं जो मुझे इस तरीके के परिवार मिले हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा। मेरी माताजी एक बहुत ही, मैं उन्हें लॉ एंड लेडी मानती हूँ, वो मेरी आदर्श हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से एक आगे बढ़ने की जो सोच है कि बेटा तुम्हें जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, और मुझे वो हमेशा कहती हैं कि मैंने तुम्हें एक जंगली पौधे की तरह पाला है, क्योंकि वो मुझे बेखौफ होकर बाहर भेज देती थी। रात बेरात कोई काम हो गया तो तुम जाओ, ये कर कर आओ, वो कर कर आओ। एक अजीब सा विश्वास जो उनकी खुद की परवरिश पर है। और वो चीज मुझे आज महसूस होती है जब मैं कई बार लोगों को देखती हूँ, मुझसे कहते हैं कि मैम आपकी तरह मजबूत बनना चाहते हैं। ये शायद मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे सुनने के लिए मिलते हैं तो मुझे मैं ऐसा सुनती हूँ तो मुझे एक चीज लगती है कि मजबूती है तो आनुवांशिक है। तो उन्होंने सपोर्ट जेनेटिक भी दिया है, उन्होंने सपोर्ट हर समय हर चीज में हर समय में मेरे साथ खड़े रहकर दिया है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में नहीं आया कि सब कुछ अच्छा रहा और चढ़ते गए। जब उतरने का समय था, जब नीचा समय था, तब मुझे बस इतना याद है कि वो मुझसे एक सेंटेंस कहा करती थी। मैं बहुत उदास होकर मायूसियत से बैठी रहती थी और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, सुबह देर से उठना, कि दुनिया को फेस करने की हिम्मत नहीं। मैंने ऐसा भी समय अपने जीवन में देखा है। और तब वो मुझसे कहती थी कि मैंने तुम्हें रेंगने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम लंबी रेस का घोड़ा हो और मैंने तुम पर दाव लगा रखा है। याद रखना, मधु सिद्धवानी ने तुम पर दाव लगा रखा है, तो हारने तो नहीं दूंगी खुद को। तो हमेशा मोटिवेट करती थी। और दूसरा डायलॉग वो मुझे हमेशा बोलती थी, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तो वो रोज सुबह मुझे ये आयोडेक्स वाला डोज दे जाती थी और मुझे बोलती थी 10 मिनट में नाश्ते की टेबल पे मिलते हैं, उठो और नहा धो के वहां पहुंच जाओ। बहुत बढ़िया। तो ये जो पुलिंग फैक्टर था बहुत सपोर्टिव था। दूसरा जो एक सपोर्ट मैं आपसे कहूंगी दूसरी तरफ के परिवार का, हस्बैंड का। देखिए, हम इस बात को स्वीकार लें, हम अमूमन आपने लोगों को बोलते सुना होगा मेल ईगो है, या पुरुष कैसे पसंद करेंगे कि उनकी पत्नी आगे बढ़े, या ये चीजें कैसे वो करेंगे। मैं इस इंटरव्यू के जरिए जरूर ये बोलना चाहूंगी कि जो भी इस इंटरव्यू को देखें वो मेरा फेसबुक पेज जरूर जाकर देखें और मेरे हस्बैंड का फेसबुक पेज जरूर जाके देखें। विनीता राज एंटरप्रेन्योर का जो फेसबुक पेज है उसे जरूर देखें। मेरी हर अचीवमेंट या वर्ल्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड की हर अचीवमेंट को इंटरनेट पर दर्ज करने वाले सबसे पहले मेरे पति होते हैं। इस कंपनी को शुरू करने के लिए जो वो मोटिवेशन का डोज उस मैगजीन के कवर पेज के रूप में उन्होंने दिया था, शुरुआत करवाने वाले वो हैं। और हर कदम पे एक इंस्पिरेशन बनकर, क्योंकि वो खुद एक उन्होंने हेल्थ यूनिट की स्थापना वहाँ तमिलनाडु में की है, तो हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत भी मेरे लिए बने रहते हैं। और जो एक नॉर्मली परिवारों में पुरुष फैक्टर आपको पुलिंग फैक्टर होता है, ये पुशिंग फैक्टर है मेरे जीवन के। ये मुझे हर बात पे बोलते हैं, अच्छा ये करना चाहती हो, तुम एक काम करना, इसमें ये भी कर लेना, तो इससे ना ये चीज और अच्छी हो जाएगी। और तब मैं सोचती हूँ कि पति मेरे मुझसे बात कर रहे हैं या मेरे एक मित्र मुझसे बात कर रहे हैं, सब कुछ पा लिया मैंने उन्हें पाकर, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ। और उनसे भी बढ़कर मेरे इन-लॉज हैं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट लॉन्च की थी तो मेरे अम्मा अप्पा ने, मेरे सास ससुर ने उसे वर्चुअल आशीर्वाद दिया था। और कंपनी की प्रोग्रेस के लिए जितने भी क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे अप्पा जो हैं, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं, तो बहुत अप टू डेट रहते हैं वो, तो अखबार पढ़ने का उन्हें बड़ा शौक है। तो जो उन्हें हमारी कंपनी से जुड़े अवसर मिलते हैं, मुझे याद है मतलब मैं ये रोज की आपको बात बता रही हूँ, लगभग हर कुछ दिनों में वो उसकी कटिंग काटते हैं, बकायदा फोटो खींचते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं। सिर्फ अपनी बहू से कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप सीखा कि बेटा ये भी काम तुम कर सकती हो। इससे इस प्रकार का सपोर्ट ये बहुत ही अलग तरीके का। और इनफैक्ट मैं यहाँ हमारे घर के बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। मुझे वो समय पता है जब मेरी बेटी को मुझे अपने बिजनेस विजिट्स के कारण कई बार घर छोड़कर जाना होता है, और एक माँ का दिल कितना भारी होता है इस बात को लेके, ये एक औरत बहुत अच्छे से समझ सकती है।
तब मेरी बेटी तो जो सपोर्ट देती ही है मेरे बिना रहकर, उससे ज्यादा सपोर्ट मेरे भतीजा भतीजी का होता है। वो हमेशा कहते हैं बुआ आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, कैलिन हमारी जिम्मेदारी है, इसे हम संभाल लेंगे। अब ये जो सपोर्ट है कि मॉरल सपोर्ट की यार मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरा परिवार है जो देख लेगा, और मेरे सास ससुर हैं, मेरी माँ है, मेरे भैया भाभी हैं, मेरे हस्बैंड है, देख लेंगे, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है जी। और जब एक औरत को ये विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा सेफ है, बिल्कुल वो दुनिया की हर जंग जीत कर आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये मेरे साथ हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फैमिली सपोर्ट से काफी महिलाएं आगे बढ़ी हैं लाइफ में। बिल्कुल, और औरत तभी आगे बढ़ सकती है गौरव जी जब उसका परिवार उसके साथ हो। अकेले उसे झांसी की रानी थोड़ी ना बनकर निकलना है कि भाई जाकर मुझे कोई ऐसी जंग जीत कर आनी है, और अकेले कोई जंग नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके साथ जब तक आपका परिवार जिसके लिए आप जी रही हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो एक शून्य स्थिति होती है, और वो बहुत बुरी स्थिति। बिल्कुल सही कहा। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, और मेरे साथ ये बहुत काम। जी मैडम, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को जब आप संदेश देने की बात करते हैं तो मुझे अपने बचपन का वो स्कूल लेवल का कंपटीशन याद आ जाता है, जहां मुझे या बाकी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाता था कि व्हाट इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, व्हाट इफ यू वर अ घोस्ट फॉर अ डे, तो व्हाट इफ आई हैव टू गिव सम मैसेज टू द सोसाइटी। जिस दिन कंपनी शुरू की थी तब से आज तक हर दिन जब अपने ऑफिस के डेस्क पे बैठती हूँ तो मुझे ना 1000 बातें याद आती हैं। 1000 ऐसी बातें याद आती हैं जब मुझे लगता है किसी को बताना पड़े ना तो मैं बताऊं कि ये काम करके ना नानी याद आ जाती है या ऐसे करना चाहिए इस चीज को। कई बार खींच आती है काम जब नहीं हो रहे होते हैं, तब बहुत कुछ समाज को बताने का मन करता है। पर खैर दैट इज ऑल ऑन लाइटर नोट। लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज जो मुझे बताने की इच्छा है, समाज को कम्युनिकेट करने की इच्छा है, हमने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान गौरव जी ऑल फीमेल टॉपिक पे बहुत बात की, क्योंकि एक ऑल फीमेल कंपनी है, इसलिए उसी ही तरीके से इस बात को रखा जा सकता है। मैं आज भी पढ़ाती हूँ, मैं आज भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, अभी कुछ समय पहले मैं IIM काशीपुर ने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे बोलने के लिए बुलाया। ओके, वेरी गुड। जब भी मैं इन सब जगहों पे जाती हूँ, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पढ़ाना है अगर आपको इन फोरम्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको बहुत अपडेट रहना पड़ता है डेफिनेटली, और उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं अभी एक बड़ी अजीब सी चीज मेरे नॉलेज में आई कि पेरिस, जिसे हम फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पेरिस में 117 साल के बाद या लगभग कहें तो 214 साल के बाद महिलाओं पर से एक बड़ा अजीब तरीके का सा बैन हटाया गया। आप शायद सब देखने वाले और आप हैरत में आएंगे कि पेरिस द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में महिलाओं पर से ये बैन हटाया गया कि अब वो भी पुरुषों की तरह ट्राउजर्स पहन सकते हैं। ओके। उन्हें 214 साल तक जी सिर्फ उन्हें महिलाओं की तरह के फीमेल काइंड कपड़े पहनने थे, जिसमें स्कर्ट, गाउन और फ्रॉक्स वगैरह शामिल थे। उन्हें ट्राउजर पहनने की आजादी नहीं थी। और बात और व्यंग्यात्मक तब हो जाती है जब अगर ट्राउजर पहनने की जरूरत पड़े तो जितने दिन आपको वो ट्राउजर पहनना है उतने दिन के लिए एक आवेदन लिख के पुलिस या म्युनिसिपल ऑफिस में देकर परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसका रेफरेंस मैं आपको बिल्कुल, आप गूगल पे उपलब्ध है, देश के तमाम अखबारों ने भी इसे कवर किया है, वहाँ के देश अलग अलग नियर बाय कंट्रीज के। और जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मुझे लगा कि भारत में तो हम बहुत सुखद स्थिति में वी आर रियली ब्लेस्ड, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि मेरे ऑफिस में या हमारी सड़कों पर आम घूमने वाली लड़कियों को ये नहीं सोचना पड़ता जीन्स पहने कि नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सही कह रहे हैं आप, ये फ्रीडम है हमारे यहाँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ स्थिति दूसरे देशों के कंपैरिजन में और ऐसे सो कॉल्ड मॉडर्न देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। पर फिर भी हम दुनिया की बात करें या हम हमारे देश की बात करें, औरत को दर्जा तो दोयम दर्जा ही है। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी कि वो हस्ती जो आपके मकान को घर बनाती है, आपको सुकून का एहसास कराती है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, आपके साथ एक गृहस्थी बसाती है, वो इंसान है, वो सांस लेती है, उसके पास भी एक जीवन है।
और उसे भी भगवान ने पैदा किया है, उसकी लाइफ का भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसकी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो छीनिए मत। बिल्कुल। उसे, अगर उसके पास आगे बढ़ने के अवसर हैं, अगर उसमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो उन्हें काटिए मत। और आप उसकी नजरों में एक रियल हीरो बन जाते हैं। और अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं कि मेरे पति मेरे लिए रियल हीरो हैं। आप रियल हीरो बन जाते हैं जब आप उसका रास्ता काट तो नहीं रहे हैं, बल्कि उसके लिए मार्ग और प्रशस्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन पैरेलल मैं ये मैसेज औरतों को भी देना चाहूंगी कि आपके अंदर विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि औरत में, एक महिला में पुरुष के तुलना में 5 गुना ज्यादा स्टेमिना होता है। डेफिनेटली। तो अगर आप में 5 गुना ज्यादा ताकत है, कुदरत ने आपको इस ताकत से नवाजा है कि आप ही एक जीवन को जन्म दे सकती हैं, आपको 5 गुना शक्ति से नवाजा है, तो अगर जिम्मेदारी सिर्फ दोहरी है, 2 प्लेटफॉर्म्स को, 2 जगहों को, घर और बाहर 2 फ्रंट्स को मैनेज करने की है, तो उस पर इतना शोर मत मचाइए। हर बार शोर मचाकर अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को नीचा मत दिखाइए कि मैं महिला हूं, मैं भी बाहर जा रही हूं, मैं भी कमा रही हूं, मैं भी ये कर रही हूं, तो मैं घर के बर्तन क्यों मांजूं और मैं खाना क्यों बनाऊं। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी आज अपने घर का एक समय का खाना आज भी मैं खुद बनाती हूँ। तो ये बहुत सामाजिक समस्या है। अगर संदेश देना है तो मुझे कोई हाइपोथेटिकल संदेश नहीं देना है, बहुत जमीनी संदेश है कि आप अपनी पत्नियों और अपने घर की महिलाओं के साथ कोऑपरेट कीजिए। और महिलाएं प्लीज इस कोऑपरेशन को अपना हक की लड़ाई मत बनाइए। आपका जीवन है, उसका सम्मान कीजिए, उस जीवन के साथ प्राकृतिक रूप से जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह कीजिए और उसमें जो आनंद है उसे जीना सीखिए। क्योंकि बिल्कुल एक मैसेज के साथ मैं बात जरूर छोड़ूंगी कि मैंने कुछ समय पहले इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ हैं, हम में से बहुत सारी महिलाओं के लिए वो आदर्श है, उनका एक इंटरव्यू पढ़ा जहां उन्होंने बताया कि जिस दिन वो पेप्सिको की सीईओ बनी और वो घर की तरफ दौड़ी अपनी माँ से बताने के लिए, घर के लोगों को ये बताने के लिए, रात के 9:30 बज रहे थे उस समय, और वो जब अपने घर की तरफ बढ़ी तो जैसे ही घर पे गेट पे गाड़ी उनकी पहुंची तो उनकी माँ वो गाड़ी अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ घर के गेट पे ही बैठी हुई थी। तो उन्होंने हॉर्न बजाया, माँ वहां से हटी नहीं, उन्होंने बोला बाहर आओ। ये उतरकर बाहर गई। इन्होंने कहा क्या हुआ? बोले गाड़ी बाद में पार्क करना, पहले दुकानें बंद होने वाली हैं, जाओ जाकर दूध ले आओ, बच्चों के लिए घर में दूध नहीं है। इंदिरा ने घर की पार्किंग में देखा तो उनके हस्बैंड की गाड़ी वहां पहले से मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जाके दूध ले आई और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि इनकी गाड़ी भी तो यहाँ खड़ी थी, इसका मतलब मुझसे पहले ये घर में मौजूद थे, मैं एक महिला हूँ, क्या सिर्फ इसलिए आपने ये काम मेरे पल्ले बांध दिया? उनकी माँ ने उन्हें जवाब दिया। ये मुझे बहुत आकर्षित करता है और ये स्टोरी मुझे मेरी माँ ने पढ़ाई थी। उन्होंने कहा कि तुम इंदिरा नूई हो, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आपको पता है आज आप पेप्सिको की सीईओ से बात कर रही हैं, है ना, आज मैं सीईओ बन गई हूँ, मैं ये खबर देने जा रही हूँ आपको और आप मुझे दूध लाने के लिए कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पेप्सिको की सीईओ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बोर्ड की मेंबर, ये ताज वो तमगा, ये इस गेट के 10 फीट दूर बाहर रोड पर छोड़कर आया करो। घर में तुम एक माँ हो, एक बेटी हो, एक बहू हो, एक पत्नी हो, और ये एडिशनल जिम्मेदारी तुम्हें 14 इंच के साथ 36 इंच के टीवी के रूप में फ्री में मिली है। ठीक है, तो जरा लिव लाइफ किंग साइज, अपनी 36 इंच की जिम्मेदारियों से पीछा सिर्फ औरत होने का हक है, चिल्ला चिल्ला के मत छोड़िए, ये मेरा संदेश है। क्योंकि हम औरतों का सशक्तिकरण बहुत कर सकते हैं। हम हमारी कंपनी में ये सशक्तिकरण कर रहे हैं, जहां मैंने आपसे जिक्र किया मैंने इंटरव्यू से पहले कि हम औरतों को यहाँ तक मोटिवेट करते हैं कि वो हम एक जो अलग सा विंग मैंने आपसे बताया कि हमने हमारी कंपनी में शुरू किया है, जहां हम सिर्फ फीमेल राइटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी सीरीज की शुरुआत सबसे पहली बुक द ऑर्कुट लक, जो कि एक कार्टून एडिशन बुक है, जिसकी मैंने खुद लिखकर शुरुआत की इस स्कीम की, और हम औरतों को मौका दे रहे हैं। इसमें ये पहली बुक द ऑर्कुट लक मेरी खुद की लिखी हुई बात है। मधु सिद्धवानी जो डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, मेरी मदर हैं, उन्होंने दूसरी बुक लिखी। और अब आपको हैरानी होगी और खुशी भी कि स्कूल गोइंग लड़कियों को भी हमने मोटिवेट किया है कि वो किताब लिखें, और क्वींस कॉलेज इंदौर की एक बच्ची अब एक किताब अ ट्विस्ट इन माय डेस्टिनी लिख रही है, और वो भी अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड डीलर्स पब्लिश होने वाली है। लेकिन हम सब लोग
और वो बच्ची जब इस जगह आई और मैंने उसे लेखिका बनने का स्वप्न था और स्वप्न उसके बहुत बड़े थे, तब मैंने उससे भी ये बात कही, बहुत आगे बढ़ जाना अपनी राह पर ये मत सोचना, ये मत भूलना कि पीछे एक परिवार है जो हर शाम तुम्हारी राह देखता है और उसमें जो तुम्हारी जगह है वो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट माय मैसेज इज। बहुत बढ़िया, तो आपने सब कुछ आपके संदेश में बोला है, आपने बिल्कुल सही बोला है। आपका बहुत शुक्रिया इसे अप्रिशिएट करने को, एंड आप यहाँ आए और इस मैसेज को आपके थ्रू हम बहुत लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इस बात को लेकर आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यह थे विनीता राज मैडम, जिनका आज हमने इंटरव्यू किया। आशा करता हूँ इस इंटरव्यू से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस इंटरव्यू से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति बड़े काम करते हैं वही कार्य दूसरे व्यक्ति भी कर सकते हैं यदि आपके इरादे मजबूत हों। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज विद गौरव शर्मा।